हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, यहाँ पे आज हम लोग हमारे कक्षा 10वीं के इतिहास विषय का जो प्रथम अध्याय है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके नोट्स लेके आए हैं। चूँकि 10वीं की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई है, तो ये अच्छे नोट्स आपके अवश्य में काम आएंगे। और ये नोट्स इतने अच्छे बनाए गए हैं कि मतलब इसमें आपके प्रश्न डायरेक्ट फंसेंगे। तो ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बोलने में वीडियो लंबी हो जाती है, एक्सप्लेन करने में। आप लोग पॉज कर करके नोट्स बनाने हैं। पहली हेडिंग राष्ट्र है। यहाँ पे मतलब मैंने शुरू में कुछ ऐसे शब्द ऐड किए हैं जो शब्द से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर में, और बच्चे उन शब्दों को लिख ही नहीं पाते हैं। तो बाकायदे इसकी डेफिनेशन एक शब्द की हम लोगों ने लिख रखी है। तो पहले राष्ट्र आता है। राष्ट्र किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, फिर नेपोलियन कौन था। नेपोलियन पे तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, और इतना आप लिख देंगे अगर नेपोलियन के बारे में, तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जा रहे हैं। देखते चलिए, उदारवाद किसे कहते हैं, इसमें भी प्रश्न पूछे जा चुका है डायरेक्ट, उदारवाद का क्या अर्थ होता है। तो ठीक है, पॉज करके आप लोग लिखते रहिए। मित्रों, इस पे भी यहाँ तक है, प्रश्न पूछा जा चुका है, निरंकुशवाद किसे कहते हैं, और ये जनमत संग्रह किसे कहते हैं, इस पे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यूटोपिया, ये भी रिपोर्टेड क्वेश्चन में पूछा गया है। रूमानीवाद किसे कहते हैं, इस पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में। जुंकर्स, ये कुछ मतलब ऐसे भी शब्द हैं जो आने के चांस हैं, तो हम लोगों ने अपनी जांच पड़ताल में इसे निकाल रखा है। राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण क्या थे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको लिख लीजिएगा आगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इस पे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मतलब सारे हेडिंग एकदम प्रश्न से एकदम रिलेटेड है, समझ लीजिए। हेडिंग पढ़ा के प्रश्न फंसा। तो आगे बढ़ते हैं। यूरोप ही समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले। अब उच्च वर्ग कुलीन वर्ग आप लोगों को पता ही होगा क्या है, देख लीजिए। निम्न वर्ग जो था कृषक वर्ग था, मुख्यतः इसमें किसान आते थे, इसके बारे में भी देख। किसान वर्ग में ये यहाँ पे लिखना है। फिर बीच में नया मध्यम वर्ग का विकास हो गया था, ये भी आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। जोलेवेराइन, ये जोलेवेराइन में आगे लिखना है इसे यहाँ से। समय मैं नहीं लूँगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप लोग जुबान पर रख लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, इसको भी आप लोग लिख लीजिए और यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए। फिर फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं हैं, इसमें भी लिख लीजिए। नेपोलियन का शासनकाल है। फिर इसके बाद ये 1804 की नेपोलियन संहिता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं, जागीरदारी, रूढ़िवाद किसे कहते हैं, इसमें भी 1 नंबर का प्रश्न आता है। और यहाँ पे दोस्तों, ये जो नेपोलियन वाला है, इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है। या तो पूछ लेता है नेपोलियन संहिता क्या थी, इसको लिखिए और उसकी विशेषताएं लिखिए,
यह तो कई बार अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रश्न कई बार आ गया है। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। वियना कांग्रेस क्या था भैया, देख लीजिए। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया, ये भी देख लीजिए। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी ही वीडियो 5 मिनट के ऊपर हो गई है। अब क्या है, 1815 की वियना संधि की विशेषता, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। यूरोप में क्रांतिकारी, इसको भी देख लीजिए। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह और इसके कारण क्या थे, ये भी देख लीजिए। वीडियो एकदम मैं क्लियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी कोई गलती है तो क्षमा प्रार्थी। और उसमें आगे ये कंटिन्यू कर लीजिए जहाँ तक आप लोगों ने लिखा था, अगले पेज का ये है। फिर गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव, इसको भी लिख लीजिए। नारीवाद, विचारधारा। फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण, इसको भी लिख लीजिएगा। सारे इसके पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक भी छूटने न पाए। इटली का एकीकरण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके भी सारे पॉइंट नोट करिए। इटली के एकीकरण को दिए आगे बिंदुओं से कंटिन्यू करिए। फिर आते हैं ज्यूसेppe मैत्सली जी भाई। फिर ज्यूसेppe मैत्सली के बाद आते हैं काउंट कैमेलो द काबुर भाई। इन लोगों पे बहुत प्रश्न आते हैं, एग्जामिनर को बहुत प्रिय हैं ये लोग। फिर भैया ज्यूसेppe गैरिबाल्डी जी भी आते हैं। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के बाद ब्रिटेन में राष्ट्रवाद आ जाता है। इसमें भी प्रश्न आने के बहुत चांस रहते हैं, 1 से 2 बार इसमें प्रश्न पूछे भी गए हैं। इतना पढ़ देंगे तो कवर हो जाएगा। ये जो बाल्कन समस्या है, ये भी ब्रिटेन में राष्ट्रवाद से ही संबंधित है, तो इसको भी देख लीजिएगा। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं भैया, ये एक शब्द छूट गया था तो इसको आगे ऐड कर लिया गया। फिर रूपक क्या था, राज्य की दृश्य कल्पना क्या थी, इसको भी देख लीजिए। एनसीईआरटी में इसको तो पहले दिखा दिया गया है। राष्ट्रवाद में उदय में महिलाओं का निर्माण योगदान, ठीक है। और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फंसाने वाले हेडिंगों के बाद एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए एक नई हेडिंग, विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ जान लीजिए आप लोग। इससे 1 नंबर के प्रश्न आने के चांस हो सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कोई भी कमी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी यही कोशिश है कि आपको एक अच्छे नोट्स लिखाए जाएं, क्योंकि आजकल नोट्स अच्छे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल में भी नहीं लिखा रहे हैं टीचर्स। तो आपको इस नोट्स में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया। वो ये है कि इसको जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर के नोट्स के साथ। एक बार फिर से धन्यवाद।